हेलो एवरीवन, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आइए हम सब बीटीसी प्रथम सेमेस्टर के बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करते हैं। यह क्वेश्चन आपके पवन सीरीज जो आती है मार्केट में उसी से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है उनको समाहित किया गया है। इस क्वेश्चन को करने के बाद आप एग्जाम में बैठेंगे तो यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं और कुछ क्वेश्चन को नोट करते हुए चलिएगा या इनको रिवीजन करते हुए अच्छे से चलिएगा। तो फटाफट क्वेश्चन को देखते हैं और आंसर को समझते हुए चलते हैं। बहुविकल्पी के जितने भी क्वेश्चन हैं पवन सीरीज के हमने यहाँ पर सभी का पीडीएफ बना के अपलोड किया है, बनाया है। उनको अच्छे से समझते हुए चलेंगे और पीडीएफ के साथ साथ हमने जो वन लाइनर और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन उनका भी हमने बनाया है, तो उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज जो है इससे कुछ संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। देखते हैं, बहुत लंबा नहीं लेकिन कुछ क्वेश्चन को हम सब देखेंगे। बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, थोड़ा छोटा छोटा वीडियो, 2-4 दिन में इसको हम समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर पहला है, बाल विकास संबंधित क्वेश्चन है बीटीसी प्रथम सेमेस्टर की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है, कहा गया है केंद्रीय प्रवृत्ति का मापांक नहीं है। क्या पूछा गया है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा है जो मापांक नहीं है। आपको इसमें बताना है मापांक कौन सा नहीं है। तो आप सब हाई स्कूल में पढ़े होंगे थोड़ा सा अगर भी, तो इसमें पूछता है मापांक पढ़े होंगे, जिसमें आप सांख्यिकी पढ़े होंगे, तो उसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक दिया जाता है। और बीटीसी में इसका क्यों रोल है, इसका इसलिए रोल है क्योंकि आप जब मार्कशीट बनाते हैं और भी डाटा से संबंधित काम करते हैं तो वहाँ पर यूज करते हैं, इसीलिए यहाँ पर बीटीसी में समाहित किया है यहाँ पर भी। और आप मनोविज्ञान में भी जो है बुद्धि का परीक्षण करते हैं तो वहाँ पर भी इनको टेबल बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो इसीलिए पूछा गया है केंद्रीय प्रवृत्ति का मापांक नहीं है। तो हम सब जानते हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक ये क्या होते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापांक होते हैं। बहुलक भी होता है, जो संख्या बहुत बार आती हुई बहुलक होती है। माध्य होता है, माध्यिका होता है। जो इसमें प्रसार है, माध्यांक केंद्रीय प्रवृत्ति का मापांक नहीं है, बल्कि क्या है, जब आप देखे होंगे कि 0 से 10 लिया होता है तो क्या होता है, प्रसार होता है। यही तो प्रसार लिखते हैं। जब आप सांख्यिकी में पढ़े होंगे कि 0 से 10, 10 से 20, यही तो इसी होता है। तो क्या है, प्रसार है। प्रसार है, ना कि मापांक है। अगर आप पूछे केंद्रीय प्रवृत्ति का मापांक है तो आप इसमें बताएंगे मध्यमान भी होता है, मध्यांक भी होता है और बहुलक भी होता है। यानी माध्य और माध्यिका और बहुलक क्या होते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापांक होते हैं। प्रसार जो है नहीं होता है मापांक। प्रसार जो है, जो हम सब सारणी में देखते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 वर्ग अंतराल करके दिया होता है, यही क्या होता है, प्रसार होता है। यानी कि हमारी माध्यिका का कहाँ तक प्रसार है। ठीक है, उसमें तो पहले का कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी सा होगा। जिसमें पूछा गया नहीं है तो हम सब जानते हैं कौन सा नहीं है, सी नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी पहले का क्वेश्चन कौन सा सही होगा, पहले का क्वेश्चन होगा सही हमारा जो है, पहले का अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो पहले का होगा प्रसार। ठीक है, पहले का कौन सा होगा, प्रसार। ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है, कहा गया है थार्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो आप सब जानते होंगे थार्नडाइक ने जो है सिद्धांत मुख्य 3 दिए थे। कितने दिए थे, 3 मुख्य नियम दिए थे। और गौड़ नियम कितने दिए थे, 5 5 जो गौड़ नियम दिए थे और मुख्य 3 नियम दिए थे। अच्छा, 3 नियम वो कौन कौन से थे, तो आप सबको पता होगा 3 नियम जो है वो कौन कौन से थे। एक था तत्परता का नियम, कौन सा था, तत्परता का नियम। एक था प्रभाव का नियम और एक था अभ्यास का नियम। ठीक है, कौन कौन से नियम से, तत्परता का, प्रभाव का और अभ्यास का नियम था। और गौड़ नियम में अगर आप जानना चाहेंगे तो उसमें था, एक पहला मनोवृत्ति का नियम होता है, दूसरा बहु अनुक्रिया का नियम होता है, तीसरा आंशिक क्रिया का नियम होता है और चौथा अनुरूपता का नियम होता है और पांचवा संबंधित परिवर्तन का नियम, इसे साचर का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो इनको आपको सुनते हुए चलना है, इनको टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको अच्छे से सुनते हुए चलना है। तो इसमें हमारा कौन सही होगा, इसमें हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर, इसमें अगर हम देखेंगे तो हमारा कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर ड यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। कौन से नियम थे, 3 नियम थे। थार्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने नियमों का सिद्धांत दिया था, तो थार्नडाइक ने 3 नियम दिए थे। कौन सा, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहा गया है कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। नवजात शिशु मतलब जो अभी पैदा हुआ है या कुछ महीने का है, उसमें पूछा कि हड्डियों की संख्या, वैसे मनुष्य की हड्डियों में कितना होता है, 306 होता है, आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया नवजात शिशु के बारे में पूछा गया, तो नवजात शिशु में जो हड्डियों की संख्या होती है वह होती कितना है, वह होती है 270। कितनी होती है, 270। यानी अगर पूछा आपसे नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या तो आप कितना मारेंगे, 270 मारेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है, कहा गया है कि क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे।
क्रिया प्रसूत, क्रिया प्रसूत का नियम किसने दिया था? जिसमें जो है आप पढ़े होंगे कि चूहों पर और कबूतरों पर जो उन्होंने प्रयोग किया था क्रिया प्रसूत अधिनियम में जो है, उन्होंने एक पिंजड़े में जो है चूहों को बंद कर दिया था और उसमें एक बॉक्स बनाकर जो उसमें एक बटन लगाया था, चूहा जब उसमें दौड़ रहा था तो अचानक उसकी पैर जो है लीवर पड़ता है, बटन पड़ता है जिससे उसे भोजन मिलता है और यह जो है क्रिया क्रिया होती है जिससे उसे मोटिवेट होता है और बार-बार यही क्रिया करता है, वह सीख जाता है, तब उसके बाद वो डायरेक्ट उसी बटन पे ही क्लिक करता है, ठीक है? तो उसमें एक अनुबंधन हो जाता है, संबंध स्थापित हो जाता है। तो क्रिया प्रसूत का अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने दिया। आपको पता होगा किसने दिया था? स्किनर ने। अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने। किसने? स्किनर ने दिया था, ठीक है? स्किनर ने दिया था। और इसमें जो है अगर आपसे पूछा जाए कि स्किनर जो है किन पर प्रयोग किए थे, तो आप बताएंगे चूहों और कबूतरों पर जो है स्किनर ने प्रयोग किया था। अपना प्रयोग किस पे किया था? चूहों और कबूतरों पर, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कहा गया कि आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास कब होता है? बालक में आपराधिक प्रवृत्ति मतलब आप वह जो है एक अपराध की दुनिया में कब, मतलब कुछ बच्चे होते हैं ना जैसे वो मार्ग भटक जाते हैं या संगत का प्रभाव पड़ता है, तो जो है अपने मार्ग से विचलित होकर जो है आपराधिक प्रवृत्ति करने लगते हैं। एक ऐसी प्रवृत्ति जो समाज में जो है वांछनीय न हो, मतलब समाज में उपयोगी न हो, समाज के लिए जो है समाज के लिए जो खतरनाक खतरा हो, वैसी प्रवृत्ति का जो है उसे आपराधिक प्रवृत्ति कहा जाता है। तो ऐसे प्रवृत्ति में घुस जाते हैं। तो अक्सर आप देखते होंगे किशोरावस्था में होती है। क्यों किशोरावस्था? क्योंकि किशोरावस्था को ही तनाव और तूफान की अवस्था कहा जाता है, संक्रमण काल की अवस्था कहा जाता है। स्टेनहाल ने क्या कहा था? स्टेनहाल ने तो यही तो कहा था कि किशोरावस्था क्या होती है? तनाव और तूफान की अवस्था होती है। तो तूफानी आदमी क्या करेंगे? आपराधिक प्रवृत्ति होगी। तो आपराधिक प्रवृत्ति की अवस्था कब देखी जाती है? किशोरावस्था में देखी जाती है, ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा छठवां है, कहा गया एक संज्ञानात्मक क्या कॉग्निटिव क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है। आपके अगर दिमाग में की क्षमता में कमी है, क्या है? दिमाग की क्षमता में कमी है, तो उससे आपके व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा? यही पूछा गया है। तो जाहिर सी बात है अगर आपके दिमाग से संबंधित कोई बात है तो आपकी बुद्धि से संबंधित बात होगी। तो अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ की दिक्कत होती है, उसमें कमी पाई जाती है, तो आपके व्यक्तित्व में बौद्धिक विकास में कमी होगा, बौद्धिक विकास में, ठीक है? क्योंकि ये दिमाग से संबंधित है। और इस पे जो जे पियाजे ने कॉग्निटिव थ्योरी भी दी है जिसमें स्कीमा बताया है कि स्कीमा क्या होता है, ठीक है? तो उसको हम सब जब क्वेश्चन आएगा तो उसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है? आइए क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 7वां में एक परिभाषा दी, कहा गया कि कही गई किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा, क्या? किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा। मान लीजिए एक वस्तु है लेकिन उसकी अपेक्षा कह रहा है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण, क्या करना है? केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन करना, मतलब एक वस्तु पर अपने दिमाग को, अपने फोकस को एक जगह पर केंद्रित करना, क्या कहलाता है? अवधान कहलाता है। अवधान मतलब अटेंशन। क्या होता है? अवधान मतलब अटेंशन। कहते हैं हम इसी बात पर अटेंशन है, इसी वस्तु पर हम अटेंशन है, मतलब इसी वस्तु पर हमारा पूरा ध्यान केंद्रित है। किसी पर? इसी वस्तु पर। मान लीजिए कोई एक वस्तु है, दो वस्तु हैं, दो वस्तु को छोड़कर आप दूसरे वस्तु पे, मतलब दोनों वस्तुओं में से आप किसी एक वस्तु पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसी को अवधान कहते हैं, अटेंशन कहते हैं। कोई पूछे कि भाई आप किस वस्तु पे ध्यान कर रहे हैं, मान लीजिए आप दो वस्तु है, आप एक पे ध्यान केंद्रित किए हैं तो उसी को कहते हैं अटेंशन, केंद्रीकरण करे हैं, ठीक है? तो उन्हें डम्पिल, ये परिभाषा कौन दी है? डम्पिल दी है। डम्पिल ने कहा है किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण, कितना? चेतना का केंद्रीकरण क्या कहलाता है? अवधान कहलाता है। फिर से एक बार देख लीजिए, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण क्या कहलाता है? अवधान कहलाता है। यह परिभाषा किसने दिया था? डम्पिल ने दिया है, डम्पिल ने, ठीक है? ठीक है, तो हमारा कौन सा सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? सा। फिर कहा गया है कि बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है, लगभग पूर्ण हो जाता है। क्या कह रहा है? लगभग पूर्ण हो जाता है। तो बुद्धि का विकास लगभग अगर अब देखा जाए तो बुद्धि का विकास तो लगभग सब में होता है, चाहे वो किशोरावस्था हो, चाहे वह शैशवावस्था हो, चाहे बाल्यावस्था हो, और इन सभी अवस्थाओं को मिलाकर ही तो बुद्धि का पूर्ण होती है। बुद्धि सिर्फ एक ही अवस्था में नहीं। लेकिन आपको अगर इसमें से सिर्फ एक ऑप्शन चुनना हो, तो अगर आपको इन ऑप्शन दिया हो तो आप लगभग मान सकते हैं किशोरावस्था में बुद्धि का चरमोत्तर विकास हो जाता है, मतलब लगभग लगभग हमारा जो दिमाग डेवलपमेंट हो जाता है किशोरावस्था तक। उसके बाद भी विकास चलता है, इसी बात में विकास जो है जन्म से मृत्यु चलता है, ठीक है? विकास, डेवलपमेंट क्या होता है? गर्भ से कब्र तक चलती है। वहीं वृद्धि हमारे कुछ समय बाद तो रुक जाती है, वृद्धि क्या होती है? सीमित होती है। लेकिन विकास जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है, वो जन्म से लेकर वही कहते हैं गर्भ से लेकर कब्र तक चलता है। तो यहाँ कहा गया बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है, तो ये सभी अवस्थाओं में पूर्ण होता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर हमारा 10 सही होगा, क्योंकि शैशवावस्था, किशोरावस्था और बाल्यावस्था में भी बुद्धि का विकास होता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? सभी अवस्थाओं में, ठीक है?
आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहा गया है कि सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावपूर्ण कारक कौन है? सीखने, आप कोई कोई व्यक्ति या कोई बालक किस प्रकार से सबसे अच्छे ढंग से सीख सकता है? क्या उसको उसके अंदर क्या ऐसा चीज़ दे दें, क्या उसको मोटिवेट करते हैं या क्या उसके अंदर रुचि पैदा करते हैं जिससे वह प्रभावपूर्ण तरीके से सीखे? तो हम सब जानते हैं अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी बालक जब उस वस्तु के प्रति पूरी तरह से मोटिवेट, जब उस वस्तु के प्रति पूरी तरह से मोटिवेट होगा, उसको शाबाशी दी जाएगी, फीडबैक दिया जाएगा, नहीं आप जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा, शाबाश, पुरस्कार दिया जाएगा। ये सब जब प्रेरणा की जाएँगी, किसी वस्तु के प्रति प्रेरणा की जाएगा कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएँगे, तो क्या होगा? सीखना क्या होगा? अच्छा होगा, अस्थायी भी होगा और टिकाऊ होगा। तो सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? प्रेरणा होता है, सबसे महत्वपूर्ण कारक प्रेरणा होता है, ठीक है? रुचि भी होती है, ऐसी बात नहीं, रुचि आप जब तक किसी वस्तु के प्रति आपकी रुचि भी नहीं होगी, तब तक भी आप सीख नहीं सकते हैं। लेकिन रुचि होने के बाद भी आप नहीं सीख पाएँगे जब तक कि आपको मोटिवेट ना किया जाए, प्रेरणा ना दी जाए, ठीक है? तो इसमें ऑप्शन नंबर आ सही होगा, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन-सा है? प्रेरणा है, ठीक है? आइए क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। फिर कह रहा है कि बालक की अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का मुख्य स्रोत। अच्छा, स्रोत क्या? स्रोत में आती है हमारी रुचि। रुचि क्या है? जिसे हम अभिप्रेरणा को कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? किस प्रकार से? किसी व्यक्ति को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? उसकी रुचियों को जानकर। जब हम उसको जानेंगे उसकी रुचि क्या है, उसकी रुचियों को उसके अनुसार जो हम समान उसके अनुसार जो हम उसे माहौल प्रदान करेंगे, उसके अनुसार जो हम रुचियों के अनुसार जो हमें वातावरण प्रदान करना पड़ेगा, उसे सहायता देनी पड़ेगी, तभी तो वह जो है प्रेरणा प्रदान करेगा, वह अप्रेरित होगा या मोटिवेट होगा किसी काम के लिए। तो बालक के प्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है रुचि। अगर आप उसकी रुचि को जान रहे हैं, वह खेलने में जो है ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, ज़्यादा उसकी रुचि है, तो आप उसके खेल में ही पढ़ाने का प्रयास करें, ठीक है? मान लीजिए वह कला बनाना सीखना चाहता है, ड्राइविंग करना चाहता है, मतलब अच्छे से कला बनाना सीखना चाहता है, तो उसकी कला की रुचि को जानकर उसी दिशा में उसे मोटिवेट करिए और वह उसको बताइए कि इस दिशा में स्कोप है, इस दिशा में तुम अच्छा काम कर सकते हैं। तो उसकी देखिए, बालक को पढ़ाने से पहले सबसे पहले उसकी रुचि की जानना होता है और रुचि को जानकर उसी दिशा में उसे मोटिवेट करना होता है। जब उसी दिशा में उसे मोटिवेट करेंगे तो वह आगे बढ़ जाएगा, ठीक है? तो आपको यह चीज़ जो है टीचिंग करते हुए ध्यान रखना है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? रुचि होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है बालक की प्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत कौन है? रुचि है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ब सही होगा, ठीक है? 10 एक है। आइए क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं। 11वां कहा गया है आनुवांशिकता, मतलब क्या होता है? आनुवांशिकता क्या होती है? हम जो पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त करते हैं, अपने माता-पिता से, अपने बुजुर्गों से जो हम सब प्राप्त करते हैं, उसका वाहक क्या होता है? आनुवांशिकता का वाहक क्या होता है? जीन्स होते हैं, जीन्स। हमारे जो शरीर में हमारे माता-पिता के जो जीन्स विद्यमान हैं, उनके हूबहू शकल पाना या कुछ और गुण पाना, ये क्या होते हैं? जीन्स होते हैं और ये क्या होते हैं? अनुवांशिक का वाहक होते हैं, ठीक है? जीन्स, ठीक है? आइए क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं। 12वां में कहा गया है कि व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि। व्यक्तित्व मापन की पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व कैसा है? पर्सनालिटी आप जानते हो कि पर्सोना सबसे बड़ा है। पर्सनालिटी क्यों ना, इससे पर्सोना सबसे, जिसमें वो जिसका अर्थ होता है मुखौटा है। क्योंकि जो है ग्रीक में उस समय जो है ग्रीक में जो है रंगमंच में जो है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का मुखौटा पहनकर अच्छे-अच्छे कलाकारी करते थे, तो उससे व्यक्ति की पर्सनालिटी झलकती थी। लेकिन वह बाहर ही पर्सनालिटी झलकती थी। अंदर देखिए, पर्सनालिटी व्यक्तित्व होता है जो आपके अंतर अंदर का भी व्यक्तित्व और बाहर का व्यक्तित्व। व्यक्तित्व जो दिखाई भी दे और जो आपके व्यवहार में भी हो। तो इसमें कहा गया व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि क्या होती है? प्रक्षेपण विधि होती है, क्योंकि प्रक्षेपण विधि में हम सबसे बढ़िया से व्यक्तित्व को अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है? तो व्यक्तित्व क्या है? पर्सनालिटी, पर्सनालिटी शब्द पर्सोना शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा या जो है जिससे जो है हम उसके व्यक्तित्व को पहचान सकें, ठीक है? हमारा कौन सा होगा? प्रक्षेपण विधि, ठीक है? व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि कौन है? प्रक्षेपण विधि। अब पूछा गया भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है। भाटिया बैटरी परीक्षण जो है या बुद्धि से संबंधित है। क्या है? बुद्धि से। बुद्धि का मापन किया जाता है, परीक्षण किया जाता है इसमें भाटिया बैटरी परीक्षण में, ठीक है? आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहा गया है कि सीखने में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? आप सृजनात्मक समझे, क्रिएटिविटी मतलब कुछ नया करना। जब बालक देखते हैं ना कि आप जो है बालक को चीज़ खिलौने दे दिए तोड़-फूड़ कर, उसको कुछ उसमें नया बनाने का प्रयास करता है, कुछ अलग करने का प्रयास करता है। तो कहा गया कि शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? किस रूप में होता है? चिंतन के रूप में। जब आप कुछ सोचेंगे, तभी तो कुछ नया करेंगे। जब तक आप कुछ सोचेंगे नहीं, तब तक नया तो कर नहीं पाएँगे। इसीलिए कहा गया कि शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? चिंतन के रूप में। आप जब उसके बारे में कुछ सोचेंगे, तभी आप जो है कुछ नया क्रिएटिविटी दिखाएँगे। तो यह है क्या है? ऑप्शन नंबर सा सही है, ठीक है? फिर पूछा गया
पियाजे, जीन पियाजे स्विस मनोवैज्ञानिक आप जानते होंगे। इसने जो है इन्होंने जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बताया है, हमारे संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया है कि बालक के जो है संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है। और इन्होंने पीसीएससी मतलब सोशल कॉग्न जो है एसपीसीएफ जो है सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशन, कॉन्क्रीट ऑपरेशन और फॉर्मल ऑपरेशन जो है 4 अवस्थाएं बताई हैं। इसमें वही अवस्थाओं के बारे में पूछा गया है। कहा गया पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां क्या है, तो आपको बताना है 4। क्या है? 4 हैं। इन्होंने ही स्कीमा की बात की है। इन्होंने ही बालक को बताया कि कैसे सेंसरी मोटर में कैसे वह जो है संवेदी क्रियात्मक अवस्था कर जिसे कहते हैं, जिसे हम जो अपने इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं, जिसे हम उसी में इन्होंने ऑब्जेक्ट परमानेंस बताया है। फिर आगे उन्होंने जो है विलंब अनुकरण का सिद्धांत बताया कि डिफर्ड इमिटेशन बताया है कि जैसे आपके पापा मान लीजिए दाढ़ी बना रहे हैं, कुछ देर बाद देखेंगे उस बच्चा भी दाढ़ी बनाने लगता है, तो इसे जो है डिफर्ड इमिटेशन कहते हैं, विलंबित अनुकरण का सिद्धांत। तो इन्होंने 4 अवस्थाएं दी हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशन। 4 SPCF आप याद करना चाहेंगे तो इसको शॉर्ट फॉर्म में आप याद करते हैं SPCF। ठीक है, 4 अवस्थाएं दी SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशन। ठीक है, तो इसमें पूछा गया था पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं, तो 4 है। ठीक है, 4 स्टेज। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16वां कहा गया कि बालक विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है। तो देखिए हम सब बालक के विकास की बात कर रहे हैं और बालक के विकास के स्कूली एज की बात करते हैं, क्योंकि बालक का विकास जो है अधिकतम 18 साल तक हो ही जाता है लगभग, और विद्यालय के संपर्क में भी 18 साल तक रहता है। हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पे जाएंगे, क्योंकि 0 से 18 साल सही है। ठीक है, क्योंकि जो है बालक की मनोविज्ञान जो है बाल मनोविज्ञान अक्सर 18 साल के बाद ही बात करता है, क्योंकि जो है बालक उस समय स्कूल एज में रहता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 17वां देखते हैं। 17वां कहा गया है कि बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। अभी देखिए वहाँ पर जो हमने कहा था कि बुद्धि का विकास तो इन सब में भी होता है, शैशवावस्था, किशोरावस्था और बाल्यावस्था में, लेकिन कहा रहा कि पूर्ण हो जाता है, बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। तो लगभग आप देखेंगे किशोरावस्था में लगभग पूर्ण हो जाता है, लेकिन फिर भी बुद्धि का विकास चलता ही रहता है, क्योंकि आप देखेंगे आज समय तो बुजुर्ग भी मोबाइल चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी बुद्धि का विकास ही तो है। कहीं ना तो जो कभी वो आईफोन और बड़ी मोबाइल नहीं चलाते थे, आज वो भी चला रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनकी बुद्धि का विकास ही तो है। तो यह हम नहीं कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से कि बुद्धि का विकास नहीं हो रहा। बुद्धि का विकास किशोरावस्था के बाद भी होता है, लेकिन बाल मनोविज्ञान जो है किशोरावस्था तक ही अध्ययन करता है। इसलिए यहाँ पर आपका सही जवाब जो होगा किशोरावस्था तक लगभग पूर्ण हो जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कन्फ्यूजन नहीं करना, उसमें किशोरावस्था ही मानना है। क्वेश्चन नंबर 18 है नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या, रिपीटेड क्वेश्चन अभी हमने पीछे देख चुके हैं, तो इसमें हम आएंगे 270। ठीक है, समय नहीं वेस्ट करेंगे। फिर कहा गया सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो प्रेरणा है। अगर आप प्रेरित रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, तो आप अच्छे सीखेंगे, और सीखना क्या होगा, अस्थायी भी हो सकता है। अगर आप मोटिवेट नहीं, निगेटिव सोच रहे हैं तो आप सीख नहीं पाएंगे। इसलिए हमें बच्चों को क्या करना है, हरदम मोटिवेट कर रखना है, उन्हें शाबाशी, पुरस्कार, जो भी तरीके हैं आपको उसमें ध्यान रखना है। ठीक है, उनकी रुचियों के अनुसार। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 20वां देखते हैं। 20वां कहा है सीखने की सही परिभाषा। सीखना क्या है, अधिगम। सीखना की सही परिभाषा क्या है, तो सीखना क्या, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही तो सीखना है। अगर अनुभव आप जो कर रहे हैं और आपको प्रशिक्षित किया जा रहा है, तो उसके द्वारा जो आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा, क्या होगा, सीखना होगा। और परिवर्तन कैसा होगा, स्थायी होगा ना। सीखना भी कैसा है, स्थायी सीखना। तो कि इसमें सही कौन जवाब होगा, सा। सीखने की सही परिभाषा अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया प्रत्यय एवं मूल का सिद्धांत, या लिखा भूल का सिद्धांत। प्रत्यय एवं त्रुटि एवं भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो आप जानते हैं थांडाइक ने ही तो प्रत्यय और भूल का सिद्धांत दिया था। ठीक है, थांडाइक ने जो है प्रत्यय और भूल का सिद्धांत दिया था। प्रत्यय और भूल का सिद्धांत किसने दिया था, थांडाइक ने दिया था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आएंगे, बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है उसके नैतिक विकास की जब बात करा जाता है, तो इसमें आपको चारित्रिक विकास पे जाना है, क्योंकि नैतिक विकास हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं, चरित्र से संबंधित है। तो उसमें कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर द सही होगा। बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य उसके चारित्रिक विकास से। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, निम्न से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है। कहा गया है कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, तो इसमें देखिए बहिर्मुखी जो होता है, बहिर्मुखी क्या, व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। बहिर्मुखी क्या है, व्यक्तित्व का
परीक्षण से, ठीक है, व्यक्तित्व का संबंधित है, व्यक्तित्व संबंधित है तो बहिर्मुखी होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर आ सही होगा। फिर कहा गया आत्म केंद्रित व्यक्तित्व का व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है आत्म केंद्रित, अंतर्मुखी। अंतर्मुखी मतलब ऐसे ऐसे व्यक्तित्व वाले जो अपने में ही मतलब एकांत प्रिय होते हैं। आत्मकेंद्रित व्यक्तित्व वाले क्या होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं। और बहिर्मुखी वाले क्या होते हैं, वो जो है सबसे घुल मिल कर रहते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे बहुत से ऐसे बालक हैं जो एकांत प्रिय होते हैं, अपने में ही बातें करते रहते हैं, अपने में ही जो है काम करने का प्रयास करते हैं, जो भी होता है तो वो क्या होते हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं, ठीक है। वो कैसे होते हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं। और बाह्यमुखी वाले व्यक्ति होते हैं जो मतलब सबसे घुल मिल के रहते हैं, सबसे जो मतलब कॉपरेट करते हैं और हर काम को जो है सब में मिलजुल करते हैं, वो बाह्यमुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं। अंतर्मुखी अपने में ही मस्त रहते हैं, ठीक, अपने में ही वो बिजी रहते हैं, अंतर्मुखी, ठीक है। ये तीनों उभयमुखी बहिर्मुखी ये सब व्यक्तित्व के ही प्रकार हैं, ठीक है। ऐसे दिया था C.J. जुंग ने दिया था, कि किसने दिया था, C.G. जुंग ने दिया था, जुंग ने अंतर्मुखी बाह्यमुखी और उभयमुखी का, ठीक है, व्यक्तित्व का प्रकार दिया था। तो इसमें आपको वह नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा भी जाएगा तो आप याद रखिएगा C.G. जुंग लिख दे रहे हैं हम, C.G. जुंग, जुंग ने जो है व्यक्तित्व का प्रकार दिया था, अंतर्मुखी उभयमुखी और बहिर्मुखी का, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, हम सब 30 क्वेश्चन तक करेंगे आज। 25 देखते हैं, चिंतन के साधनों में एक है चिंतन। आप जब किसी चीज का चिंतन करते हैं, चिंतन के साधन, चिंतन किस पे कहते हैं, संकेत के माध्यम से, गुणों का विश्लेषण नहीं, रटना नहीं, रटना रट्राफिकेशन क्या चिंतन रह गया, सामान्यीकरण क्या चिंतन रह गया। लेकिन आप संकेत, कोई चीज संकेत देते हैं, संकेत देखते हैं, उसके अनुसार आप चिंतन करते हैं, तो चिंतन का एक साधन है संकेत। आप देखिए कोई सिंबल देख लिया, कोई संकेत देख लिया, उस पर आप चिंतन कर रहे हैं, तो क्या है, चिंतन का एक साधन है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं 26 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, बालक में अभिप्रेरण उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत क्या है। तो अभिप्रेरित कैसे होगा, जब उसके पास रुचि होगी ना, रुचियों के अनुसार तो अभिप्रेरित होगा। आप उसकी रुचियों को जानेंगे, उसके अनुसार उसे अभिप्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे। इसमें कौन सा सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर वाह, ठीक है। फिर पूछा गया कि स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह किसने कहा था। स्मृति क्या है, एक आदर्श पुनरावृत्ति है। हम जो हमारे स्मृति, हमारे दिमाग में जो चीज़ याद रहती है उसी का हम पुनरावृत्त करते हैं, और वह एक अच्छे रूप से सिस्टमेटिक ढंग से पुनरावृत्त करते हैं। मान लीजिए हमें कोई चीज़ याद नहीं है, विस्मृत है, तो हम उसे पुनरावृत्त कर भी पाएंगे, उसको फिर दोबारा बता पाएंगे, उसे दोबारा हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसे कहा है, इसीलिए कहा गया कि स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, ठीक है। हम कोई चीज़ याद किए, वो हमारे स्मृति गई, हम उसको तैयार कर लिए, फिर दोबारा उसको हम अच्छे से बताएंगे तो उसका एक अच्छे से रिप्रेजेंटेशन होगा, एक अच्छे से पुनरावृत्त होगा। तो इसीलिए कहा गया कि स्मृति एक क्या है, एक आदर्श पुनरावृत्ति है। यह कथन किसका है, यह इसका कथन है स्काउट, किसका, स्काउट का, किसने कहा है, स्काउट का है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सही होगा, स्काउट, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहा गया है कि सृजनात्मकता बालक की विशेषता है कि वह, सृजनात्मकता बालक की विशेषता है कि वह, सृजनात्मकता क्रिएटिविटी, आप कुछ नया करना, कुछ नया करने की क्षमता है, ठीक है, बालक की विशेषता है, ठीक है। इसमें देखिए, जब कोई व्यक्ति जिज्ञासु होगा, उसके अंदर जिज्ञासा होगी किसी व्यक्ति वस्तु को जानने में, कुछ नया करने में, तभी तो वह क्रिएटिविटी बालक होगा, सृजनात्मक उसी तो, जिसे कोई जिज्ञासु व्यक्ति है, कोई जिज्ञासु बालक है, तो उसके अंदर क्रिएटिविटी रहेगी ऑटोमेटिक, क्योंकि वह जिज्ञासा है, उससे कुछ नया करने की जिज्ञासा है, उसके अंदर कुछ नया करने की सोच है, ठीक है, उसके अंदर रुचि है, तो वो क्या होगा, क्रिएटिविटी होगा, ठीक है, क्रिएटिविटी होगा, ठीक है। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 7 सही है, क्या होगा, जिज्ञासु, ठीक है। आइए 29 देखते हैं। 29 में कहा गया कि संवेग का प्रकार नहीं है। संवेग हमारे मनोभाव में जो उत्पन्न होते हैं वेग, उन्हीं को संवेग कहते हैं ना। हमारे दिल में, हमारे जो आँखों में, ये सब क्या है, हमारे संवेग। जैसे हम क्रोध, क्रोध क्या एक संवेग है, हमारे आँखों में क्रोध उत्पन्न होता है। हम किसी को देखते हैं तो डरा जाते हैं, तो हमारा क्या है, भय भी एक संवेग है, ठीक। प्रेम भी एक संवेग है। लेकिन क्या ध्यान, अटेंशन, टेंशन, अटेंशन, अटेंशन क्या, ध्यान क्या एक संवेग है, नहीं है। हम किसी वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, क्या संवेग है, नहीं संवेग। संवेग वो जो हमारे इमोशन से जुड़ा होता है, इमोशन होता है संवेग। जैसे क्रोध क्या इमोशन है, भय क्या है, इमोशन है। आप किसी दिखते हैं तुरंत आपके रोए खड़े हो जाते हैं, तो भय है, प्रेम है, तो ये क्या संवेग है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। कहा गया फ्रायड, फ्रायड कौन है, सिगमंड फ्रायड, जो मनोविश्लेषण की थ्योरी दी है, जिसमें इड ईगो और सुपर ईगो की बात बताया है।
मनोविश्लेषणवाद के जो है, इनमें सिगमंड फ्राइड का नाम बहुत उल्लेखनीय है। इन्होंने लिबिडो भी बताया है, लिबिडो सेक्सुअल एनर्जी बताया है, तो उसको हम यहाँ पर नहीं डिस्कशन करेंगे ज़्यादा डीपली में। सिगमंड फ्राइड ने जो है मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया है, इसको आपको याद रखना है। किसका? मनोविश्लेषण, कि मन का विश्लेषण कैसे किया है उन्होंने, और उसमें जो है ईड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में बताया है। और जो है इसमें पूछा गया है कि फ्राइड के अनुसार आक्रामकता का कारण है, आक्रामकता का कारण है तो उद्दीपन। क्या है? उद्दीपन। जब आप किसी चीज को देखकर उद्दीपित होते हैं तो आपके अंदर क्या होती है? आक्रामकता का उत्पन्न होती है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, बालक विकास के अंदर निम्नलिखित आयु है, तो वही क्वेश्चन रिपीटेड है, 0 से 8 वर्ष, ठीक है, 0 से 18 वर्ष। ठीक है, इसमें बालक विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है, तो 0 से 18 वर्ष। फिर पूछा गया इसमें बालक विकास उपयोगी है, बालक का विकास सिर्फ बालक के लिए क्या उपयोगी है? नहीं, बालक और शिक्षक दोनों के लिए उपयोगी है, क्योंकि अगर बालक का विकास अच्छे से होगा तो शिक्षक को भी पढ़ाने में ज़्यादा दिक्कत न होगी और बालक को समझने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं। यानी बालक का विकास बालक और शिक्षकों के लिए, दोनों के लिए उपयोगी है, और उसके साथ साथ समाज के लिए भी उपयोगी है। ठीक है, आप डीपली में देखेंगे तो। आइए क्वेश्चन नंबर अगले देखते हैं। शैशवावस्था का काल है जन्म से, शैशवावस्था का काल जन्म से कब? जन्म से 0 से 6 वर्ष, ये से 0 से 6 वर्ष। सामान्यतः हम 0 से 6 वर्ष शैशवावस्था का काल मानते हैं। ठीक है, 0 से 6 वर्ष। 20वीं सदी को बालक की शताब्दी कहा है, किस मनोवैज्ञानिक ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है? किस मनोवैज्ञानिक? तो इसमें है क्रो एंड क्रो ने। क्रो एंड क्रो की बहुत अच्छी परिभाषाएं हैं। एक ही नाम है, क्रो एंड क्रो एक ही नाम है। ठीक है, इसमें 20वीं शताब्दी के बालक की शताब्दी कहा है किसने? क्रो एंड क्रो ने। क्रो एंड क्रो ने बालक की शताब्दी कहा, किस शताब्दी को? 20वीं शताब्दी को। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति, ठीक है, शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति होती, यही है सिगमंड फ्राइड की। देखिए यहाँ पर सिगमंड फ्राइड का आप पढ़ेंगे मनोविश्लेषणवाद का, जिसमें उन्होंने बताया कि काम प्रवृत्ति मतलब सेक्सुअल एनर्जी, ठीक है, इसमें क्या होती? अधिक होती, प्रबल होती है। आप देखेंगे बच्चा जो है पोटी करने में बहुत मजा आता है, उसको सुसु करने में बहुत मजा आता है शैशवकाल में। देखेंगे आप, सुसु करता है तो बड़े आनंद पूर्वक से करता है, या पोटी करता है तो बहुत आनंद से करता है। तो यानी शैशवावस्था का काल जो था काम प्रवृत्ति की प्रबल होती है शैशवावस्था में। ठीक है, तो इसमें आ सही होगा। ठीक है, आप देखते होंगे, ऑब्जर्व करिएगा तो शैशवावस्था काल में जो है बच्चे पोटी करने में बहुत आनंदित होते हैं, टॉयलेट करने में बहुत आनंदित होते हैं। ठीक है, तो इसमें सिगमंड फ्राइड को आप जब पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने लिबिडो के बारे में बताया, सेक्सुअल एनर्जी के बारे में बताया, इसमें शैशवावस्था काल में काम प्रवृत्ति प्रबल होती है। ठीक है, फिर कहा गया बालक प्रथम 6 वर्षों में और बाद के 12 वर्षों का दुगुना सीख लेता है। क्या किसने कहा है? ठीक है, कहा है कि बालक प्रथम 6 वर्षों में और बाद के 12 वर्षों का दुगुना सीख लेता है, बाद के 12 वर्षों का दुगुना सीख लेता है। कसम कब में? कब? प्रथम 6 वर्षों में। ठीक है, तो यह कहा है मेसले ने, ठीक है, मेसले ने कहा है कि बालक प्रथम 6 वर्षों में जो है बाद के 12 वर्षों से दुगुना सीख लेता है, यानी शुरुआत में ही दुगुना सीख लेता है। ठीक है, यही कहा है कि बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों का दुगुना सीख लेता है, यानी शुरुआत में ही वह दुगुना सीख लेता है। और बालक का सबसे तेजी विकास भी शैशवावस्था किशोरावस्था तक होती है। ठीक है, शैशवावस्था में ही होती है, तो आपको पता होगा। फिर आइए इसमें देखते हैं, कहा गया शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। किसने कहा है? शैशवावस्था क्या है? सीखने का आदर्श काल है। जिसने क्या है? बेलेटाइन ने। किस मनोवैज्ञानिक का है? बेलेटाइन ने कहा है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। इसमें सिर्फ आपको ध्यान देते हुए चलना किसने क्या कहा है, इसमें बहुत आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, इसमें आपको ध्यान देते हुए चलना कि किस परिभाषा को किसने कहा है, यहीं से आपको परिभाषा देखने को मिलेंगे। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, किसने कहा है? बेलेटाइन ने। ठीक है, आगे चलते हैं। कहा गया किशोरावस्था का काल पूछा गया। अभी हमने शैशवावस्था देखा 0 से 6 वर्ष, शैशवावस्था देखा कितना? 0 से 6 वर्ष। अब कहा गया किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद कौन सा आता अवस्था? किशोरावस्था। तो किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। यही तो है तनाव तूफान की अवस्था है। इसी में तो जो है अपराधी प्रवृत्ति की विकास हो जाता है। कभी कभी बालक जब अपने दिशा से भटक जाता है तो किशोरावस्था में ही तनाव तूफान की अवस्था का है, संक्रमणकाली की अवस्था का है, वयम संधि की अवस्था का है, पुल की तरह होता है। ठीक है, तो ये क्या है? किशोरावस्था का काल क्या है? 12 से 18 वर्ष। वहीं श्रेष्ठावस्था काल जो है 0 से 6 वर्ष। ठीक है, आइए इंडेक्स देखते हैं 39 क्वेश्चन उस देखते हैं। कहा गया है बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। बुद्धि का विकास लगभग कब पूर्ण? ये फिर रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें कहा कब? किशोरावस्था में। जैसे हम देख चुके हैं अभी पहले। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है।
किशोरावस्था क्या होती है? शैशवावस्था की पुनर्वृत्ति है। यह किसने कहा है? ये कहा है हमारे रास महोदय ने। किसने कहा? रास महोदय ने कहा है कि किशोरावस्था जो होती है वह शैशवावस्था के पुनरावृत्त होती है। मतलब ऐसी हरकतें शैशवावस्था में करता है वैसी हरकतें किशोरावस्था में भी उसके देखने को मिलती हैं या वैसे ही काम करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, इस प्रकार की बात की कौन करते हैं? रास महोदय करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है। आइए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का आगे 50 क्वेश्चन तक करेंगे हम सब आज। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, किसने कहा था? किशोरावस्था क्या है? जीवन का सबसे कठिन काल है, यह कहा था किलपैट्रिक ने। कौन कहा था? किलपैट्रिक ने। प्रोजेक्ट मेथड किलपैट्रिक ने ही दिया था, इन्होंने ही किलपैट्रिक ने ही दिया था प्रोजेक्ट विधि। तो आपको यहाँ पर परिभाषा की याद करना है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, किसने कहा था? किलपैट्रिक। तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा था? स्टेनी हॉल ने कहा था। आप ऐसे ही भी याद कर सकते हैं। स्टेनी हॉल जो थे एक बड़े हॉल में खड़े होकर कहा, उन्होंने क्या कहा कि किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था है। तो यहाँ से भी आप याद कर सकते हैं। और किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है? किलपैट्रिक ने कहा। किसने कहा? किलपैट्रिक ने। ठीक है, जीवन का कठिन काल किलपैट्रिक ने। पुनर्वृत्ति का काल रास महोदय ने। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनर्वृत्ति का काल किसने कहा था? रास महोदय ने। जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है? किलपैट्रिक ने। और तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा? स्टेनी हॉल ने। ठीक है, इन तीन परिभाषाओं को आपको ध्यान में रखना। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का मानसिक स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना प्रबल होती है। देखिए, वह किस अवस्था में बालक स्वतंत्र रहना चाहता है, उसे कोई रोक टोक न हो। तो आप सब उसमें जानते हैं कि किशोरावस्था में ही बालक क्या होते हैं? विद्रोह की भावना होती है। घर से वो घर वालों से झगड़ा कर जाते हैं किसी बात बात पर। अगर कोई कहीं जाने के किसी मित्र के साथ जाना हुआ और कोई रोक दिया कि नहीं जाना वहाँ पर, तो क्या करते हैं? वो घर वालों को ही सबसे बड़ा दुश्मन अपना मान लेते हैं और वो विद्रोह की भावना से देखने लगते हैं, शत्रु की भावना से। और वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, वो खुले आसमान को देखना चाहते हैं खुले नज़रिए से। तो यह किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में ही जो है मानसिक स्वतंत्रता, अपने दिमाग में स्वतंत्रता रखना चाहते हैं। वो कोई रोक टोक अपने कार्य क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं करते हैं। इस लड़के बच्चे तो यह होते किस अवस्था में होते? किशोरावस्था में ही। इसलिए इसे तनाव तूफान की अवस्था कहा था। ठीक है, तो आपको इसमें ध्यान रखना, मानसिक स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना प्रबल होती है किशोरावस्था में। ठीक है, आगे पूछा गया काम समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तथ्य है। क्या कहा गया? देखिए, काम जो होता है, काम समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तथ्य है। किसका? किशोरावस्था का अवश्य मूल। काम, काम मतलब आप समझ रहे हैं, सेक्सुअल एनर्जी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। काम समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तथ्य है। तो इसे कहा रास महोदय ने। काम का मतलब आप सेक्सुअल एनर्जी से आप रख सकते हैं। हम जो है हमारे अंदर जो है एक दूसरे के प्रति आकर्षण की भावना किशोरावस्था में पैदा होती है जेंडर के प्रति। तो इसी के संदर्भ में उन्होंने रास महोदय ने कहा है काम जो है समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल होता है। तो जैसे हम एक दूसरे फीमेल हैं तो जेंडर के प्रति या मेल के प्रति मेल है तो फीमेल के प्रति आकर्षण की भावना पैदा होती है किशोरावस्था में। सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषण की जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं, उन्होंने ये बात की है, सेक्सुअल एनर्जी की लिबिडो की बात की है। जिसमें परिभाषा आपको ध्यान रखना, काम समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य मूल है। ये किसने कहा था? रास महोदय ने कहा था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कहा गया कि आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास किसमें होता है? किशोरावस्था में होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाल्यावस्था का काल, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। बाल्यावस्था का काल, शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष होता है। और इसमें भी दिया गया बाल्यावस्था, बाल्यावस्था कितना होता है? 6 से 12 वर्ष होता है। समानता ऐसे देखा जाता है। ठीक है, आप अगर किसी के संदर्भ में कहे कि जिन पियाजी के अनुसार बाल्यावस्था या किसी के संदर्भ में कहे तो उसमें अलग अलग होता है। लेकिन आपसे अगर सिर्फ बाल्यावस्था पूछ रहा है तो आप जो है 6 से 12 मारिए। किशोरावस्था पूछ रहा है तो 12 से 18 मारिए। अगर शैशवावस्था पूछ रहा है तो 0 से 6 मारिए। ठीक है, आपको ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 के अनुसार रास के अनुसार बाल्यावस्था की सबसे प्रमुख विशेषता है। रास महोदय जो भी मैंने परिभाषा देखा, परिभाषा क्या दिखी थी? रास महोदय ने कहा था कि जो है यहाँ पर देखिए रास महोदय कहा था काम समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य मूल है। और यहाँ पर फिर भी एक बता रहे हैं रास महोदय, कह रहे हैं रास महोदय के अनुसार बाल्यावस्था की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो उनकी सबसे प्रमुख विशेषता है शारीरिक और मानसिक स्थिरता। कि बालक में बाल्यावस्था में उसके शरीर और मानसिक स्थिरता कैसे रहती है। ठीक है, क्या है इसके बारे में उन्होंने बताया है। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। बाल्यावस्था जीवन का एक अनोखा काल है, किस महोदय ने कहा था? तो कोलो ब्रूस ने कहा था कि बाल्यावस्था है जीवन का एक अनोखा काल है। यह किसने कहा था? कोलो ब्रूस ने कहा था। बाल्यावस्था
कब से कब से होती है? पहले शैशवावस्था होती है, फिर बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था, 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था, ठीक है। ये किसने कहा था? कोलिन ब्रूस ने कहा था, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 ये कहा गया कि बाल शैशवावस्था में, शैशवावस्था में मतलब बालक का भार बालिका से अधिक होता है। आप जानते हो कि बालक का जो भार होता है वो बालिका से क्या होता है? अधिक होता है शैशवावस्था में, ठीक है। इसको आप ध्यान रखना है। फिर वही रिपीट क्वेश्चन, नवजात शिशु में हड्डी की संख्या तो 70 होती है, आपको पता है, हम ये चीज़ डिस्कशन कर भी चुके हैं। फिर कहा गया आत्म केंद्रित व्यक्तित्व का व्यक्तित्व होता है। आत्म केंद्रित मतलब जो व्यक्ति एकांत प्रिय होता है, अपने आप में या जो है डिस्कशन करता है, अपने आप से ये बात भी करता है, तो यह अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है, ठीक है। क्या होता है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है। बहिर्मुखी जो दूसरे के साथ, किसी व्यक्ति या दूसरे के साथ जो है अपने व्यक्तित्व का परिचय देता है या तालमेल बैठा पाता है, वो जो है बहिर्मुखी के उसके अंदर पाई जाती है। और उभयमुखी मतलब ये अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों का गुणों का जो समावेश होता है, तो उसे उभयमुखी व्यक्तित्व कहा जाता है। जैसे वह एकांत भी है और समाज के साथ भी कोऑर्डिनेशन कर ले रहा है, मतलब उसके समाज के साथ भी सामंजस्य स्थापित कर ले रहा है, तो कह रहा है ऐसा व्यक्तित्व है बाहिर्मुखी वाला व्यक्तित्व होता है। और उभयमुखी, ये जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों व्यक्तित्व जिसमें विद्यमान होते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम सब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको कैसा लगा पढ़ाने का तरीका या कैसा लगा क्वेश्चन, आप फीडबैक एक बार जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में जो है इन सब क्वेश्चन को हम आगे से करा देंगे। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो 50 से 100 क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। 50 से 100 क्वेश्चन तक हम देखेंगे। इसमें जो है पौन सीरीज में लगभग लगभग बहुविकल्पी आप देखेंगे तो 156 क्वेश्चन दिया है, जो 3 वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारे